सो वी आर कंटिन्यूइंग द डिस्कशन ऑफ सेल। सो ये जो सेल है, जो ब्रिज कोर्स हम कर रहे हैं 9th और 11th में, मैं आपको बार बार ये इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों 9th की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और फिर जब आप 11th में इसको स्टडी करेंगे तो उतना मुश्किल नहीं लगेगा। इट विल नॉट एक्चुअली बी अ ड्रास्टिक चेंज। अचानक कोई चीज़ चेंज हो गई ऐसा नहीं है। ये हो सकता है कि आपने 9th में कुछ चीज़ों पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना आपको देना चाहिए था, उस तरह से एनालाइज नहीं किया। इसी तरह से हमें यह भी समझ में आ रहा है कि किस तरह से कुछ चीज़ों को पढ़ना चाहिए हमको, कैसे एनालिटिकल माइंड को हमें यूज़ करके कोशिश करनी है चीज़ों को कंप्लीटनेस में समझने की, ताकि कुछ चीज़ें हमें रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए, अभी भी 11th में भी आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे। उन फैक्ट्स को आपको याद रखना पड़ेगा, एंट्रेंस में जा कर के उन फैक्ट्स को मेमोराइज करके जब आप एंट्रेंस में जाएंगे रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, वहाँ जा कर के आंसर्स लगाने पड़ेंगे, नो डाउट। लेकिन अब इतना वास्ट सिलेबस हो गया है कि आप सारी चीज़ें याद रट नहीं सकते हैं, तो इसीलिए कुछ चीज़ों को अब आपको समझ लेना चाहिए। और बात समझिए कि देखिए, अब फिज़िक्स भी अलग है, केमिस्ट्री भी अलग है, बायोलॉजी भी अलग है। अब मान लीजिए 50% क्वेश्चन बायोलॉजी में आते हैं, और बायोलॉजी अगर आपके दिमाग में ये आ गया है कि केवल रटने से काम चलता है, तो आपका जो मेंटल एटीट्यूड है, हो सकता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको मदद ना करे। तो मैंने बहुत कॉमनली देखा है कि मेडिकल एस्पिरेंट्स फिजिक्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने माइंड को उस तरह से ट्रेन ही नहीं किया। आप कभी भी वो पेन ही नहीं पालना चाह रहे हैं जो चेंज के साथ आता है। आप हर चीज़ को सोच रहे हैं रटने से काम चल जाएगा, और फिर पैनिक क्रिएट होता है। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने एक बहुत बढ़िया काम किया। हमने ये कहा कि दो चीज़ें डिस्कस करी। एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा था, व्हाई इज़ द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और फिर हमने कहा था व्हाई इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो दो छोटे क्वेश्चन थे जो कि आपकी 9th NCERT में है, जिसका आपने एक पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप्ड आंसर याद किया हुआ होगा, उसको हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन को टच करके आपको छोटा सा हिंट दिया था, और फिर मैंने आपसे पूछा था कि आप इसका आंसर सोचिए। क्वेश्चन ये था कि बहुत से बायोलॉजिस्ट क्यों ये कहते हैं कि वायरस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लिविंग थिंग, क्यों उसे लिविंग थिंग नहीं कहना चाहिए। तो अगर आपको पिछला वीडियो ठीक से समझ में आया है, तो क्या अब आप इस पोजीशन में हैं कि आंसर दे पाएंगे? उसको मैंने डिस्कस भी किया था। रोकिए, पॉज कीजिए वीडियो को, आंसर दीजिए, और फिर अब देखते हैं कि जब मैं आपको आंसर दूंगा, क्या वो आंसर वही है जो आप सोच रहे हैं। एंड इफ इट इज सो, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन द राइट पाथ। इफ इट इज नॉट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी डन। नथिंग इज लॉस्ट। उसके बाद सोचिए कि अच्छा, एक बारी आप देखिए, जिस टाइम पे हम प्रैक्टिस करते हैं तो सारी गलतियां घर में ही कर लेना चाहते हैं, हम कोई भी गलती एंट्रेंस में नहीं करना चाहते। तो मैंने आपसे ये कहा था कि सबसे छोटी अकेली जिंदा चीज सेल है, और हमने ये कहा था कि सेल में एक चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। और इधर देखिए, वायरस सेल नहीं है, इट इज नॉट अ सेल। Virus is not surrounded by a cell membrane. Please try to understand this. Anything less than a cell cannot have independent living existence. तो इसीलिए वायरस की इंडिपेंडेंट लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई, और यहां से आपको फिर वो बात समझ में आ गई जो आप हर बार हर चीज का आंसर देते हैं कि सेल को वायरस को किसी सेल के अंदर घुसना पड़ेगा, उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। It is an obligate endoparasite. Virus is nothing but a nucleocapsid. सो न्यूक्लियोकैप्सिड का मतलब ये है, कैप्सिड बना होता है प्रोटीन का और न्यूक्लिक एसिड का, और प्रोटीन का बना हुआ पार्टिकल है। वायरस को हम क्या कहते हैं? पार्टिकल कहते हैं। तो बड़े ध्यान से मेरी बात समझिए, लिविंग सेल के बाहर ये इनर्ट पार्टिकल की तरह पड़ा हुआ है, इसको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, इसको हम क्रिस्टलाइज। लेकिन जब ये सेल के अंदर घुस जाता है, तब उसकी मशीनरी को इस्तेमाल करके सारे प्रोसेसेस कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है अब ये कंसेप्ट आपको बड़े ढंग से समझ में आया। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी। देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने जो पॉइंट लिया है वो अब क्वेश्चन न लेकर के मैं आपको कुछ और तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। इमीडिएटली यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज सच अ फैसिनेटिंग साइंस कि आप इसको जितना समझते जाएंगे आपको मजा आता चला जाएगा। इधर देखिए, यहां पर ये लाइन ले लेते हैं आपकी NCERT की।
चलिए इससे पहले भी मुझे एक लाइन दिख रही है, द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो देखिए बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, आपकी एनसीईआरटी यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रही है। डू यू नो व्हाट इज यूकैरियोटिक, मीनिंग ऑफ यूकैरियोटिक? मीनिंग क्या है यूकैरियोट का? तो देखिए, डू दे हैव अ न्यूक्लियस? दिस इज व्हाट इज यूकैरियोटिक। क्या आप ये कहेंगे कि यूकैरियोटिक उन्हें कहते हैं जिनमें न्यूक्लियस है? या आप ये जानते हैं कि कैरियन का मतलब न्यूक्लियस है, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस है और यू का मतलब ट्रू है। तो क्या मैं ये कहना चाहूंगा कि यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस है? तो देखिए आपकी थिंकिंग को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ट्वीक कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो मैंने आपसे क्या कहा कि यूकैरियोटिक का मतलब हो गया कि ये ऑर्गेनिजम्स में ट्रू न्यूक्लियस है। इमीडिएटली मेरे दिमाग में क्वेश्चन ही आना चाहिए कि ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है? What exactly is a true nucleus? So true nucleus इस तरह है कि it is surrounded by a double layered, अभी दिखाया मैंने आपको एनसीईआरटी में, double layered membrane. So it is not single layered। देखिए मैं डबल लेयर बना रहा हूँ किस तरह से, ये देखिए, एक आउटर लेयर एक इनर लेयर, ये मैं आपको 11th में पढ़ाऊंगा कि डबल लेयर के, इसी डबल लेयर को हमें समझाना है आपको 11th में। लेकिन क्या आपको 9th में याद था कि ये डबल लेयर्ड है? ये देखिए, ये मैंने क्या बनाई, डबल लेयर्ड। देखिए इसे मैंने कहा इनर लेयर और इसे मैंने कहा आउटर लेयर। 9th में मैंने इसको कहा था कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, गलत नहीं कहा था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है? डबल लेयर्ड। अब मैं इसको कहना चाहूँगा न्यूक्लियर एनवलप। तो मैं पूरी चीज़ क्या कहना चाहूँगा? न्यूक्लियर एनवलप। और इसमें आप ये देख रहे हैं, ये बीच में कुछ पोर्स हैं, इनको हम कहेंगे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। और हम ये कहेंगे कि ये सेल के बाहर जो न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म है और अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इनके बीच में जो एक्सचेंज मटेरियल का होगा वो किसके थ्रू होगा? न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू होगा। क्योंकि ये कुछ चीज़ें न्यूक्लियस को भी चाहिए और कुछ चीज़ें न्यूक्लियस से कहाँ आएंगी? साइटोप्लाज्म में आएंगी। पहली चीज तो आपको ये समझ में आ गई। अब दूसरी चीज ये देखिए, जहां आपको ये समझ में आ गया कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का मतलब क्या है, दोनों में क्या है, इसका मतलब अब प्रोकैरियोट में क्या होगा? प्रोकैरियोट में क्या क्रोमोसोम नहीं होता? क्या डीएनए नहीं होता? द आंसर इज होता है। सो बैक्टीरिया में सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, लेकिन और वो एक देखिए वो इस तरह से पड़ा हुआ है इसी कंपार्टमेंट में, एंड इट इज नॉट सराउंडेड बाय अ डबल लेयर्ड न्यूक्लियर एनवलप। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहां पर ये समझिए, यही बाद में आप देखेंगे हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बनेगा। अगर मुझे यहां समझ में आ रहा है तो इसी एनसीईआरटी में जो आपका जो चैप्टर है जिसमें डाइवर्सिटी है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के तौर पे लेना चाहिए, तो पहली चीजें तो हम यही देखेंगे कि ट्रू न्यूक्लियस है कि नहीं है। सबसे पहला तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उन्हीं दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे, एक जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है और एक वो जिनमें ट्रू न्यूक्लियस है। प्रोकैरियोट्स को अलग करेंगे और यूकैरियोट्स को अलग करेंगे। तो इट इज नॉट सराउंडेड बाय अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। तो क्या ये ऐसे ही कहीं भी पड़ा हो सकता है? The answer is no. It is present in a very special region which is actually now called as a nucleoid. तो इसको न्यूक्लियस ना कह करके क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड कहेंगे। और अब आप देखिए आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पर ये शब्द लिखा हुआ है न्यूक्लियोइड। सो अब आपको ये समझ में आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड। और फिर देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि फिल इन कर दीजिए। देखिए ये न्यूक्लियर रीजन की बात हो रही है, देखिए इधर प्रोकैरियोटिक सेल में अभी मैंने आपको बताया यहाँ क्या लिखा है? क्रोमोसोम इज सिंगल। अभी मैंने आपको बताया यहाँ क्या लिखा है? मोर देन वन क्रोमोसोम। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में एक और अंतर आएगा कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आपको प्रोकैरियोट्स में दिखाई नहीं देंगी। तो क्या आपको यह पता है कि कौन सी ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बाउंड है? कौन सी ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बाउंड है? तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी एपरेटस है, लाइसोसोम है, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड। तो यहां पर कभी आप ये सोच रहे हैं कि क्या कोई ऑर्गेनेली ऐसी भी होती है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है? सो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो मुझे समझ में आ गया कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मेरी किताब ने लिख दिया कि इसमें नहीं है, they are not present in prokaryotes।
तो क्या मैं केवल ये क्वेश्चन कर रहा हूं जिसमें टेबल बनी हुई है, इसको भर के चला जाऊं, मेरे एग्जाम में नंबर आ जाए, या मैं अपना थिंकिंग इस्तेमाल कर रहा हूं? अब मुझे ये सोचना है कि क्या कोई नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। सो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। इस तरह अगर आपकी थिंकिंग चल रही है तो याद रखिएगा आपकी रैंक आएगी एंट्रेंस में, केवल सिलेक्शन नहीं होगा, आपकी रैंक आएगी एंड यू विल डू एक्सीडिंगली वेल इन फिजिक्स, एक्सीडिंगली वेल इन फिजिक्स। तो अब हमने ये कहा कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, एकदम मुझे याद आया कि राइबोसोम हो सकती है। तो राइबोसोम, अब अगर राइबोसोम के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं है तो क्या ये प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है? दिस इज व्हाट आई मस्ट थिंक। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि यस, ये हर तरह के सेल में मिलता है, ये प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है, यूकैरियोट्स में भी मिलता है। अब जैसे ही मुझे ये समझ में आ गया कि ये प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है, यूकैरियोट्स में भी मिलता है, तो क्या मेरे दिमाग में ये भी बात आ रही है कि ये ऐसा क्या काम कर रहा है जो इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रोकैरियोट्स में भी होना चाहिए और यूकैरियोट्स में भी होना चाहिए और इसके बिना बिल्कुल भी काम नहीं चल सकता। तो आपको पता चलेगा कि राइबोसोम क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। और ये प्रो का मतलब ही समथिंग ऑफ फर्स्ट इंपॉर्टेंस है। ये वो प्रोटीन है जो आपकी बॉडी के ज़्यादातर फंक्शंस को कैरी कर रहे हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर के भी कंपोनेंट हैं। तो देखिए, जब आप आगे जाते हैं, जब आप यहाँ पर आगे जाएंगे, से फॉर एग्जांपल बिल्कुल आप आगे जाएंगे जहाँ पर ऑर्गेनलीज आपको दिखाई देंगी, तब आपको समझ में आएगा कि ये राइबोसोम क्या चीज़ है। राइबोसोम कहाँ देखने को मिल रहा है आपको? प्रोकैरियोट्स में भी, यूकैरियोट्स में भी। और काम क्या कर रहा है? काम क्या कर रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस। एक और क्वेश्चन में हायर लेवल पे जा सकता हूं। अगर अब आपने अपनी थिंकिंग डेवलप करनी है, क्या यूकैरियोटिक सेल में कोई नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली हो सकती है? तो आंसर है राइबोसोम पहली, तो कोई और तो नहीं है ऐसी। तो आप देखेंगे एनिमल सेल में, एनिमल सेल में आप देखेंगे 11th में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं, और वो सेंट्रियोल भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। लेकिन आपको किस में देखने को मिलेगा? एनिमल सेल में, प्लांट सेल में देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि ये एक मेरा डिफरेंस जरूर है कि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं होगी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं होगी। यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली मिलती हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में भी ऐसी ऑर्गेनलीज मिलती हैं जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड हो, जैसे राइबोसोम, और एनिमल सेल में जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रियोल। सो मैं इस तरह से बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं। अब मुझे अगर मान लीजिए मैं इसको भी और एक और लेवल पे ऊपर चला जाऊं, तो मुझे बताइए कि क्या आप ये जानते हैं कि ऑर्गेनलीज के अंदर जो मेम्ब्रेन है उनका काम क्या है? तो अब इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में ये बताया, देखिए बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया कि सेल मेम्ब्रेन का काम ये है कि वो सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसे बाहर से अलग करता है। तो यही काम तो मैं ऑर्गेनली में भी कर दूंगा। तो अगर ऑर्गेनली के चारों तरफ मेम्ब्रेन है तो सेल के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट बन गए अलग अलग ऑर्गेनलीज के, जिसमें अलग अलग फंक्शंस कैरी आउट हो सकते हैं अलग अलग एनवायरनमेंट में, कि नहीं, अगर उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन्स हैं। सो इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी एपरेटस का एनवायरनमेंट अंदर थोड़ा क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। और ये कंपार्टमेंटलाइजेशन यूकैरियोटिक सेल का सबसे बड़ा फीचर है, जिसे बाद में आप देखते हैं डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहां आपको समझ में आ गया कि एक तो ये रही मेम्ब्रेन, एक ये रही मेम्ब्रेन। तो जैसे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है, जो इनर मेम्ब्रेन है, वो काफ़ी फोल्डेड होती है। इंसिडेंटली आपकी एनसीईआरटी, क्या आपको याद है कि माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन्स होती हैं? बाहर वाली पोरस है, अब बाहर वाली पोरस है, अंदर वाली नहीं है। अंदर वाली बहुत फोल्डेड है। इधर देखिए बड़े ध्यान से, ये लाइन आपको 11th में पढ़ाई जाएगी। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। यही लाइन अगर आपको समझ में 9th में आ गई है तो इसकी वजह आपको किस में बताएंगे? 11th में बताएंगे। इसका फायदा क्या है? तो जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, बहुत फोल्डेड है, इसके ऊपर कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोटीन्स, जो कि एटीपी बनाने में मदद करते हैं। आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मशीनरी है वो किस पर लोकेटेड है? मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेटेड है। इसी तरह जो पिगमेंट्स हैं, जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकोइड्स, इसकी जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ये पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं वो लोकेटेड है।
तो ये बात आपको समझ में आ गई कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में हमने कहा कि यहां पर एटीपी बनाने के एपरेटस, और यहां पर हमने क्या कहा, से फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा कि जो फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स हैं वो लोकेटेड है। तो क्या अब मैं ये सोच पा रहा हूं कि क्या केवल यूकैरियोटिक सेल में ही फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन होगा? प्रोकैरियोटिक सेल भी तो एटीपी बनाता है। प्रोकैरियोटिक जो साइनोबैक्टीरिया है वो भी तो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं, उनमें भी तो पिगमेंट होगा। तो वो पिगमेंट कहां रखा जाएगा? क्योंकि उनके पास तो ये ऑर्गेनेलीज नहीं है, उनके पास ये ऑर्गेनेलीज नहीं है, उन पिगमेंट्स को हम कहां रखें? तो मैं आपको इतनी जबरदस्त लाइन आपकी क्लास 9th में दिखाता हूं, तो आप देखिएगा बड़े ध्यान से। आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी इनफोल्डिंग्स वेसिकल की तरह, इस तरह यहां पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है और एटीपी बनाने का एपरेटस है। यहां पर भी मेम्ब्रेन चाहिए, और ये काम अब कौन कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहीं आप एक केवल बाउंड्री मानने की गलती तो नहीं कर रहे हैं? क्या आपको ये लाइन आपकी 9th की एनसीईआरटी की अब समझ में आई? अगर अब आपको ये बात समझ में आ रही है तो 11th आपको मुश्किल नहीं लगेगी, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा हो क्या रहा है। और इस चैप्टर के लिए मैं एक लास्ट बात और आपसे करता हूं। देखिए यहां पर एक और लाइन आपकी एनसीईआरटी में लिखी है, वो ये है कि देखिए इस लाइन को ले रहा हूं मैं कि क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स, किस तरह से हैं? रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं। दे आर विजिबल ओनली शब्द देखिए, ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अब हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहीं पर एक शब्द लिखा है क्रोमैटिन, यहीं पर लिखा है क्रोमोसोम। क्या अंतर है या एक ही चीज है? तो देखिए बड़े ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कि क्रोमैटिन इज डीएनए प्लस प्रोटीन। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग कि जब मैं क्लास 11th में बच्चों को पढ़ाता हूं तो उनको क्रोमोसोम के बारे में आइडिया नहीं होता कि कहते कैसे हैं। डायग्राम बना देंगे, सेल डिवीजन में दिखा देंगे, लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे क्रोमोसोम क्या चीज़ है तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, उन्हें ढंग से नहीं पता होता क्रोमोसोम किसे कह रहे हैं। और यही क्रोमैटिन, इधर देखिए, अगर जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो जब हम ये कह रहे हैं कि क्रोमोसोम रॉड शेप स्ट्रक्चर है, तभी दिखते हैं जब सेल डिवाइड होने वाला है। और जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो क्या ये क्रोमोसोम क्या हुआ इसका? तो वो कैसा दिखाई देगा? लूज क्रोमैटिन दिखाई देगा, अनकॉइल्ड, टेंगल्ड, इस तरह से दिखाई देगा। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो टेंगल्ड पड़े हुए हैं किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। यूकैरियोटिक सेल में देयर वुड बी अ न्यूक्लियोलस एज वेल। इस चीज को आपने क्या कहा? क्रोमैटिन। तो डीएनए प्लस प्रोटीन क्या है? क्रोमैटिन। इसी को मैं कंडेंस करता चला जाऊंगा अगर, तो इसको मैंने क्या करना शुरू किया? कंडेंस करना शुरू किया, तो ये अनटेंगल्ड होंगे, इनकी इंडिविजुअलिटी बनेगी, ये डिस्क्रीट होंगे और अलग अलग आपको दिखने लगेंगे। तो थोड़ा सा कंडेंसेशन किया तो हो सकता है अब आपको कुछ इस तरह की चीजें दिखने लगे। तो ये अब आपको अनटेंगल्ड के बाद में ऐसा लग रहा है कि ओके ये 4 क्रोमोसोम हैं। तो आपने कंडेंस किया क्रोमैटिन को, तो आपको क्या दिखने लग गया? क्रोमोसोम। और लास्ट में जाकर के आप ये देखेंगे, बाद में आपने किया होगा इसको, कि कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर, बड़े डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर मेटाफेज पे सेल डिवीजन के दौरान दिखने लगते हैं। तो ये सब डीएनए प्लस प्रोटीन ही है। दिस इज ऑल डीएनए प्लस प्रोटीन। अब डिपेंड ये कर रहा है कि आप सेल को किस स्टेज पे देख रहे हैं। क्रोमोसोम तो आपको तभी दिखाई देगा जब सेल डिवाइड करने वाला हो। क्या आपने सोचा ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या वजह है कि जब आप सेल को डिवाइड कर रहे हैं तब ये कंडेंस होता है क्रोमैटिन? तो देखिए, क्या आप जानते हैं कि डीएनए के ऊपर जीन होती है, और जीन जो है वो जनरली प्रोटीन बनाती है। इसे हम बिगिनर्स डेफिनेशन कह सकते हैं जीन का। तो हमने कहा कि डीएनए की एक सेगमेंट जो कोड करती है एक प्रोटीन के लिए, वो जीन है। तो अगर ये खुली हुई है तो जीन बड़ी आसानी से ट्रांसक्राइब हो रही होगी, आरएनए बना रही होगी, और उस आरएनए की मदद से प्रोटीन बन रहे होंगे। क्योंकि वो जो एंजाइम्स हैं जो कि इसको आरएनए, इसकी टेम्पलेट पे आरएनए बनाएंगे, वो यहाँ तक आसानी से पहुंच रहे होंगे। इसके लिए बड़े सिंपल सी बात है, खुला हुआ होना चाहिए चीज़ें, ताकि एंजाइम्स वहाँ तक पहुँच सके और उसको ये फंक्शन करा सके, जो जीन का फंक्शन है उसको एक्टिव कर सके। पहली बात तो ये समझिए। तो इसीलिए हमने देखा, क्योंकि जो अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो अपने सारे काम कर रहा है, तो इसीलिए उसका क्रोमैटिन किस तरह से पड़ा हुआ है? लूज।
लेकिन जब सेल डिवाइड करता है तो सेल डिवीजन का केवल मकसद यह है कि जो चीज़ पहले से ही डुप्लीकेट कर ली है वो डॉटर सेल्स में डिवाइड करनी है। तो अब आपको जीन से बनाना कुछ नहीं है। तो अगर आपने बनाना कुछ नहीं है तो आपने इसको क्या किया, कंडेंस कर दिया। आपने इसको कंडेंस कर दिया क्योंकि अब एंजाइम नहीं पहुंच पाएंगे। अब आपने कुछ नहीं बनाना, जीन एक्टिव नहीं होगी सेल डिवीजन के दौरान, वो कुछ नहीं बना रही है, कोई प्रोटीन आपने पहले ही बना लिया सेल के डिवाइड करने से पहले ही। और क्योंकि अब आपको 2 डॉटर सेल्स में इसको पहुंचाना है तो इसको मूव करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं, आप सोचिए कि आपके पास 100 मीटर धागा मैं ऐसे ही आपके कमरे में डाल दूं और आपसे कहूं कि ये इसके 4 पीसीज हैं, 100 मीटर के 4 पीसीज हैं, इनको अलग अलग कर दो, तो आप गड़बड़ में फंस जाएंगे, बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपने उनको किसी स्पूल के ऊपर रैप कर दिया और फिर कंडेंस कर लिया तो बड़ी आसानी से वो चारों स्पूल्स आप अलग अलग पहुंचा सकते हैं, 2 इधर और 2 इधर। तो इसीलिए क्योंकि मुझे इसको माइग्रेट करना है, इसको डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, कंडेंस कर दिया। सो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों आपको नाइन्थ का ध्यान रखना है। तो 11th पढ़ने से पहले हम एक बार आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हम लोगों का वीडियो है जो हमने 9th के लिए से फॉर एग्जांपल सेल में ही किया हुआ है, जस्ट गो थ्रू इट, एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी हमने ये ब्रिजिंग का काम किया हुआ है। इट इज टेकिंग द 9th, इस तरह के सारे कंसेप्ट्स उसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है ताकि नंबर 1 9th तो समझ में आ ही जाए, उसके बाद में ये जो ट्रांजिशन है 11th के, ये बहुत ईज अप हो जाए। सो अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो एंड देन एक्चुअली स्टार्ट द वीडियोज ऑफ क्लास 11th एंड स्टार्ट रीडिंग योर NCERT टेक्स्ट बुक। बिलीव मी, इट विल अपीयर वेरी वेरी ईजी and you will actually have fun, and when something becomes fun you start enjoying it, then it does not remain a task, actually it becomes a lifestyle of yours। और फिर आप इस नॉलेज की तलाश में पढ़ना शुरू करेंगे बजाय रटने के। and believe me, the entrance would be very very easy and you will be very very successful and will have a very very great career in your life। Thank you so much।